हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है ये यूटेट पेपर 2 एसएसटी से रहने वाली है। और इस क्लास में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2025 से एसएसटी के 15 क्वेश्चन को क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। और साथ में हम इस क्लास में ये भी जानने वाले हैं कि जो यूटेट का पेपर है उसका जो अब लेवल है, क्वेश्चन पूछने का जो लेवल है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। हमारा सिलेबस तो दिया होता है कक्षा 6 से 8 की एनसीईआरटी, लेकिन प्रश्नों को जो पूछने का जो लेवल है वो अब कक्षा 12 तक पहुंच गया है। यानी हम कह सकते हैं कि इससे भी बड़े लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस क्लास में हम ये भी जानने वाले हैं और साथ में जो 15 क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं उसके चारों के चारों ऑप्शनों को भी जानने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं आज के लिए। पहला प्रश्न है, राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया जाने वाला परामर्श, उसके लिए राष्ट्रपति क्या होते हैं, बाध्यकारी होते हैं उस परामर्श को मानने के लिए। और अगला है कि राष्ट्रपति बाध्यकारी नहीं होते हैं। और सी है कि श्रेणियों की प्रकृति पर बाध्यकारी, और डी हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगर हम बात करें कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति क्या करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेते हैं। इस चीज का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 में किया गया है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि राष्ट्रपति बाध्यकारी होते हैं या नहीं होते हैं, तो राष्ट्रपति बाध्यकारी नहीं होते हैं, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही उत्तर हो जाएगा। अब अगर हम बात करें कि राष्ट्रपति बाध्यकारी नहीं होते हैं, क्यों नहीं होते हैं, तो इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि राष्ट्रपति हमारे देश के प्रथम नागरिक होते हैं। ठीक है, तो वो किसी के परामर्श को माने या ना माने। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला भी जो प्रश्न है वो भी किससे संबंधित है, वो भी राष्ट्रपति से ही संबंधित है। ठीक है, एक ही पेपर में राष्ट्रपति से 2 प्रश्न पूछे गए हैं। आइए समझते हैं। एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर प्रत्येक मतदाता को प्राप्त है। तो अगर हम बात करें कि ये एकल जो संक्रमणीय मत पद्धति है इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम यही पूछने वाले हैं, यही समझने वाले हैं। जो भारत का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति है, इनका जो निर्वाचन होता है, निर्वाचन की जो रीति होती है वो कौन सी होती है, वो एकल संक्रमणीय मत पद्धति वाली होती है। ठीक है, आइए समझते हैं कि ये एकल संक्रमणीय मत पद्धति का मतलब क्या होता है। इसको हम थोड़ा सा पहले क्या करने वाले हैं, डिटेल से समझने वाले हैं। आइए समझते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति पद का वर्णन, ठीक है, राष्ट्रपति पद का वर्णन अनुच्छेद 52 में किया गया है। और अनुच्छेद 53 में जो राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां हैं, ठीक है, जो राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां हैं और उन कार्यकारी शक्तियों का जो प्रयोग है वो राष्ट्रपति जी अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करवाते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर हम बात करें अनुच्छेद 54 में, तो अनुच्छेद 54 में किस चीज का वर्णन है, तो निर्वाचन, जो राष्ट्रपति जी का निर्वाचन है, ठीक है, वो कौन से विधि द्वारा होगा, तो वो अप्रत्यक्ष विधि द्वारा होता है। ठीक है, अप्रत्यक्ष विधि द्वारा होता है। अगर हम बात करें कि ये अप्रत्यक्ष विधि का मतलब क्या होता है, एक होता है प्रत्यक्ष, ठीक है, प्रत्यक्ष, और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब जो चीजें हमारे सामने होती है वो प्रत्यक्ष, और अप्रत्यक्ष का मतलब हमारे सामने जो चीजें नहीं होती है या जिसमें हम सीधा भाग लेते हैं वो प्रत्यक्ष हो जाएगा, और जिसमें हम क्या है, भाग नहीं लेते हैं वो अप्रत्यक्ष हो जाएगा। मतलब राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है, निर्वाचन में भारत की जनता क्या नहीं करती है, सीधा भाग नहीं लेती है या भारत की जनता वोट देने नहीं जाती है। अब बात करें कि कौन वोट करता है राष्ट्रपति निर्वाचन में, जो हमारे द्वारा चुने गए सांसद हो या विधायक हो। ठीक है, अब अगर हम बात करें हमारे द्वारा किन्हें चुना जाता है, जो राष्ट्रपति निर्वाचन में वोट करते हैं, तो सबसे पहले हम कह सकते हैं लोकसभा के जो निर्वाचित सांसद। लोकसभा में कौन कौन, लोकसभा, ठीक है, लोकसभा के निर्वाचित, ठीक है, लोकसभा के निर्वाचित सांसद। और इसी प्रकार से राज्यसभा, ठीक है, इसी प्रकार से राज्यसभा के भी निर्वाचित सांसद। और इसी प्रकार से जो विधानसभाएं हैं, विधानसभाएं हैं, ठीक है, विधानसभा के भी जो निर्वाचित
विधायक होते हैं ये सब मिलकर क्या करते हैं, राष्ट्रपति निर्वाचन में हिस्सा लेते हैं। और जो मनोनीत सदस्य होंगे वो चाहे राज्यसभा से हो या लोकसभा से हो या विधानसभा से हो, मनोनीत सदस्य क्या नहीं करते हैं, वोट नहीं करते हैं राष्ट्रपति निर्वाचन में। तो यहां से हमने क्या समझा कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो कौन सी विधि द्वारा होता है, अप्रत्यक्ष विधि। और अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा भी अगर हम बात करें कि राष्ट्रपति निर्वाचन में कौन कौन हिस्सा लेता है, तो लोकसभा के निर्वाचित सांसद और राज्यसभा के भी निर्वाचित सांसद और विधानसभा के जो निर्वाचित विधायक होते हैं वो क्या करते हैं, राष्ट्रपति निर्वाचन में हिस्सा लेते हैं या भाग लेते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार से अब अगर हम बात करें जो अनुच्छेद 55 है, अनुच्छेद 55 में किस चीज का वर्णन किया गया है, तो जो निर्वाचन की रीति है, निर्वाचन की रीति का वर्णन किया गया है। अब अगर हम बात करें कि जो राष्ट्रपति निर्वाचन की जो रीति है वो किस प्रकार की है, तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति वाली है, जो प्रश्न में पूछा भी गया था। ठीक है, और इसी प्रकार से अब अगर हम बात करें कि राष्ट्रपति से संबंधित अगले कौन से अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है, तो अनुच्छेद जो 60 है, अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति जी क्या करते हैं, शपथ लेते हैं। और अगला अनुच्छेद जो 61 है, अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति के खिलाफ या राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग चलाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि राष्ट्रपति से संबंधित अगला किस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो लोकसभा है और राज्यसभा है इनकी जो संयुक्त बैठक है वो किसके द्वारा बुलाई जाती है या किसके द्वारा आहूत की जाती है, तो राष्ट्रपति जी के द्वारा आहूत की जाती है। और अगर हम बात करें कि इन दोनों की फिर अध्यक्षता कौन करेंगे, तो जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं वो इन दोनों की अध्यक्षता करेंगे। तो ये सारी के सारी जो चीजें हैं साथियों, ये हमारा जो सारथी कोचिंग सेंटर का एप्लीकेशन है या ऐप है, उनमें ये सारी की सारी चीजें बहुत डिटेल से समझाई जाएंगी। और वहां पर जो क्लासें शुरू हो गई है। अगर आप भी हमारे सारथी कोचिंग सेंटर का जो ऐप है वहां पर एनरोल होना चाहते हैं तो हो सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या समझने वाले हैं, इस प्रश्न को समझने वाले हैं कि प्रश्न में क्या पूछा गया था और सही उत्तर क्या होगा। आइए समझते हैं। प्रश्न में पूछा गया था एकल संक्रमणीय मत पद्धति। तो ये तो हमने समझ लिया कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति का मतलब क्या होता है, ये हमने समझा ही नहीं। ठीक है, थोड़ा सा और समझ लेते हैं। एकल संक्रमणीय मत पद्धति का मतलब क्या होता है, मान लो राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए कितने उम्मीदवार हैं, 4 उम्मीदवार हैं, A, B, C और D। ये राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए 4 उम्मीदवार हैं। ठीक है, अब मान लो कि जो हमारे यहां से जो सांसद है, ठीक है, हमारे यहां से जो लोकसभा सांसद है वो हमारी सांसद सीट कौन सी है, तो टिहरी लोकसभा। और टिहरी लोकसभा से हमारे सांसद कौन है, तो महारानी लक्ष्मी शाह हैं। ठीक है, तो वो अगर राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए वोट करेंगी तो इन चारों को वोट कर सकती है। और इन चारों में भी वो देखेंगी कि उनकी फर्स्ट चॉइस कौन सी है। मान लो उनकी फर्स्ट चॉइस कौन सी है, तो बी है। और सेकंड कौन सी है, सी है। थर्ड कौन सी है, डी है। और फोर्थ कौन सी है, ए है। और इसी प्रकार से जो हमारे विधायक हैं, हमारे चकराता विधानसभा से जो विधायक हैं वो कौन है, वो प्रीतम सिंह जी है। वो भी क्या कर रहे हैं, राष्ट्रपति निर्वाचन में क्या कर सकते हैं, वोट देते हैं। ठीक है, और उनकी जो फर्स्ट चॉइस है, उनकी भी फर्स्ट चॉइस मान लो कि उनकी फर्स्ट चॉइस क्या है, सी है। और सेकंड कौन सी हो जाएगी, बी हो जाएगी। थर्ड ए हो जाएगी। और डी फोर्थ चॉइस हो जाएगी। इसी प्रकार से जो अगले कैंडिडेट होंगे, कैंडिडेट नहीं, जो अगले सदस्य होंगे जो राष्ट्रपति निर्वाचन में क्या कर रहे हैं, वोट देने जा रहे हैं, उनकी फर्स्ट चॉइस कौन सी होगी, मान लो सी होगी। और सेकंड कौन सी होगी, सेकंड डी होगी। और थर्ड कौन सी होगी, बी। और फोर्थ, ठीक है। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो कौन से विधि द्वारा होता है, एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा होते हैं। कि जितने उम्मीदवार होते हैं उतनों को क्या किया जा सकता है, वोट दिया जा सकता है। कि फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस, फोर्थ चॉइस, इस प्रकार से। अब अगर हम बात करें कि इसका रिजल्ट किस प्रकार से निकलेगा, तो पहली चॉइस देखा जाएगी कि पहली चॉइस में सबसे ज्यादा वोट किसको मिले हैं, तो यहां पर सी को मिले हैं। ठीक है, जीत जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। और अब हम यहां पर प्रश्नों के जो प्रश्न में ऑप्शन पूछे गए हैं इनको समझने वाले हैं। आइए समझते हैं। तो
प्रश्न में क्या पूछा गया है कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर प्रत्येक मतदाता है को प्राप्त है कि केवल एक वरीयता देना, कि मतलब एक वोट दे सकता है। और अगला हो जाएगा केवल 2 वरीयता है, मतलब 2 वोट दे सकते हैं। और सी है कि स्थानों के भरे जाने से एक कम वरीयता, मतलब जब तक स्थान नहीं भरे जाते हैं तब तक वो वोट देते रहेंगे, एक वोट कम दे सकते हैं। और डी हो जाएगा कि जितने प्रत्याशी हो उतनी वरीयताएं दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और आशा करता हूं कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम प्रश्न नंबर जो 93 है उसे समझेंगे। प्रश्न नंबर 93 है कि निम्नलिखित में से कौन अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक था। अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, शहादत खां इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब हम प्रश्न नंबर जो 94 है, प्रश्न नंबर 94 को समझने वाले हैं। प्रश्न नंबर 94 है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष सालबाई की संधि हुई थी। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं कि 1776, और अगला है 1782, और अगला है 1788 और 1790। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। सालभाई की जो संधि है वो कब हुई थी, 1782 में हुई थी। अगर हम बात करें कि किस किस के बीच हुई थी, तो मराठों और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उनके बीच हुई थी। मराठों और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अब हम प्रश्न नंबर 95 की ओर बढ़ते हैं। आइए समझते हैं कि प्रश्न नंबर 95 में क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 95 है कि सन 1979 में मंडल कमीशन की नियुक्ति किस सरकार द्वारा की गई। कि जो मंडल कमीशन है, मंडल कमीशन सबसे पहले अगर हम बात करें कि मंडल कमीशन किससे संबंधित है, तो जो ओबीसी है, ओबीसी वालों को सरकारी नौकरियों में और साथ में शिक्षा के क्षेत्र में जो आरक्षण या जो छूट दी जाती है उससे संबंधित है। अब अगर हम बात करें कि किसके सरकार में ये मंडल आयोग बना, तो जनता पार्टी, और अगला है कांग्रेस पार्टी और लोक दल, और अगला है उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही उत्तर हो जाएगा। और अगर हम बात करें कि जनता पार्टी की अगुवाई उस समय कौन कर रहे थे, तो मोरारजी देसाई। ठीक है, और मोरारजी देसाई क्या थे, उस समय भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई कर रहे थे, और ये उस समय भारतीय जनता पार्टी की ओर से क्या थे, प्रधानमंत्री थे। और यहां से इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने। तो अगर हम बात करें कि प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी कौन बने, तो मोरारजी देसाई बने। अगर हम बात करें कि इनकी जो सरकार है वो पहली बार गैर कांग्रेसी जो सरकार है, यानी इनकी सरकार कब बनी, तो 1977 से 1979 तक ये क्या रहे, प्रधानमंत्री जी रहे हैं, और ये प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी है। तो यहां से भी पेपर में क्या पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 96। और प्रश्न नंबर 96 को समझने से पहले थोड़ा सा हम हमारा जो चाणक्य बैच है, हम थोड़ा चाणक्य बैच के बारे में आपको अवगत करा देना चाहते हैं। ठीक है, कि चाणक्य बैच में आपको क्या क्या सुविधा मिलेंगी अगर आप हमारा ये बैच लेते हैं। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी। एक तो आपको पेपर 2 एसएसटी के लिए जितने भी 4 के 4 सब्जेक्ट हैं, 4 के 4 सब्जेक्ट की थ्योरी क्लास वो भी कैसे मिलने वाली है, डिटेल में मिलने वाली है। और साथ में पीडीएफ नोट्स भी आपको क्या मिलने वाले हैं, चारों के चारों क्लासों के पीडीएफ नोट्स मिलने वाले हैं। और साथ में जो इस प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करा रहे हैं, ये सारी चीजें भी आपको वहां पर मिलने वाली है। अगर आप उस बैच को 1 जून से पहले, अगर आप उस बैच को 1 जून से पहले लेंगे तो उसका जो प्राइस है वो कितना 499 है। और अगर आप उसको
1 जून के बाद लेंगे तो उसका प्राइस कितना हो जाएगा, ये 799 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। और अगर हम बात करते हैं कि उसको आप कैसे लेंगे या ऐप को कहां से डाउनलोड करेंगे, तो ऐप का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और साथ में कमेंट बॉक्स में आपको दिया जाएगा। ठीक है, और या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो कौन सा हो जाएगा, 9808936634। ये आप हमारा व्हाट्सएप नंबर क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, या आप हमें यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं कि सर ये बैच कैसे लें। तो हम अपने सारथी कोचिंग सेंटर का जो ऐप है उसका लिंक आपको शेयर कर देंगे और उसके बाद आप हमारे कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न था वो प्रश्न कौन सा था, अब हम सीधा प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 96, आइए समझते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। हमें क्या है, यहां पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं, हमें इन पर विचार करना है। पहला दिया गया है धर्मनिरपेक्षता, अगला है जातिवाद, अगला है सांप्रदायिकता। और आगे पूछा गया कि उपरोक्त में से कौन से राष्ट्रीय एकता के मार्ग में क्या है, बाधक है। हमें ये जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं कि इन तीनों में से जो राष्ट्रीय एकता है, राष्ट्रीय एकता में कौन कौन बाधक है, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि धर्मनिरपेक्षता, तो धर्मनिरपेक्षता राष्ट्र निर्माण में या राष्ट्रीय एकता में बिल्कुल भी बाधक नहीं है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है कि ऐसा देश या ऐसा राज्य जिसके लिए सभी धर्म क्या होते हैं, एक समान होते हैं। ठीक है, तो ये तो क्या नहीं है, राष्ट्र की एकता में बाधक नहीं है। लेकिन जातिवाद के आधार पर अगर देश की जो जनता है वो लड़ती रहे तो ये बिल्कुल क्या है, बाधक है। और इसी प्रकार से सांप्रदायिकता भी क्या है, राष्ट्र की एकता में क्या है, बाधक है। तो ये दोनों चीजें क्या है, बाधक है। तो ऐसा ऑप्शन हमारे पास कौन सा है, 2 और 3। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 97, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 97 है कि निम्नांकित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में डाक टिकट की शुरुआत करवाई। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन दिया गया है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस, और बी है लॉर्ड हेस्टिंग्स, और सी है लॉर्ड कर्जन, और डी है लॉर्ड डलहौजी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा कि किस गवर्नर जनरल ने क्या करी, डाक जो टिकट है उसकी शुरुआत की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। और लॉर्ड डलहौजी क्या करते हैं, जो राज्य हड़प नीति है, ठीक है, राज्य हड़प नीति, वो भी कौन चलाते हैं, लॉर्ड डलहौजी। इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं लॉर्ड कर्जन के समय जो बंगाल विभाजन है, बंगाल विभाजन के समय कौन थे, गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कर्जन थे। और अगर हम बात करते हैं कि जो बंगाल विभाजन कब होता है, 1905 में होता है। और इसी के बाद जो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं वो नाइटहुड की उपाधि को क्या करते हैं, वापस लौटाते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। और अगर हम बात करें लॉर्ड एस्टिंग, तो इनके द्वारा सर्वोपरि की संधि चलाई गई। इसका मतलब क्या है कि जो अंग्रेज सरकार है वही क्या है, सर्वोपरि है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब हम प्रश्न नंबर 98 को समझने वाले हैं। और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या था, ऑप्शन नंबर डी। आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 98 है कि निम्न में से कौन सी शिक्षण अधिगम अवधारणा का प्रयोग विशेष उदाहरण से सामान्य निष्कर्ष तक पहुंचने पर केंद्रित होता है। हमारे पास दी गई है रचनात्मक अवधारणा, और अगला है आगमनात्मक अवधारणा, और अगला है निगमनात्मक अवधारणा, और अगला है अंतर विषयक अवधारणा। तो अगर हम बात करें कि ऐसी कौन सी अवधारणा है जो क्या करती है, जो सामान्य से निष्कर्ष की ओर जाती है। ठीक है, अगर हम बात करें कि ऐसी कौन सी अवधारणा है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, आगमनात्मक अवधारणा। इसमें हम क्या करते हैं कि पहले हम उदाहरण देते हैं और फिर
नियम को समझाते हैं। और अगर हम बात करें निगमन में, तो इसमें हम क्या करते हैं, निगमन विधि में पहले हम नियम समझाते हैं और फिर हम उदाहरण की ओर जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको सीडीपी में भी पूछा जा सकता है और हिंदी में भी पूछा जा सकता है और एसएसटी में तो पूछा ही गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब हम प्रश्न नंबर जो 99 है, प्रश्न नंबर 99 को समझने वाले हैं। आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 99 है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खदानों या किसी जोखिम भरे काम के लिए नौकर नहीं रखा जा सकेगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इस व्यवस्था का इस प्रकार की व्यवस्था की गई है? हमारे पास ऑप्शन दिया गया है कि अनुच्छेद 24, 45 या 330 या 368। तो हमें चारों के चारों जो ये ऑप्शन दिए गए हैं, इनसे संबंधित हमें क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किस चीज का वर्णन है कि 14 से कम वर्ष के जो बच्चे हैं उनसे किसी भी प्रकार के जोखिम भरे कार्य नहीं कराए जा सकते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं जो अनुच्छेद 23 है और अनुच्छेद 24 में बहुत बार बहुत साथियों को क्या होता है, कंफ्यूजन होता है। अगर हम बात करते हैं कि अनुच्छेद 23 में किस चीज का वर्णन है, तो अनुच्छेद 23 में बलात् श्रम, बलात् श्रम का मतलब क्या है कि हम किसी से बलपूर्वक श्रम नहीं करवा सकते हैं। और जो मानव की तस्करी है, मानव की तस्करी पर भी रोक किसमें की गई है, लगाई गई है, तो अनुच्छेद 23 में एक तो मानव की तस्करी पर रोक लगाई गई है और दूसरा बलात् श्रम, या हम किसी से बलपूर्वक श्रम नहीं करवा सकते हैं। और अनुच्छेद 24 में किस चीज का वर्णन है, तो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से जोखिम भरे कार्य नहीं कराए जा सकते। इसी प्रकार से अगर हम बात करें अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 45 में किस चीज का वर्णन है, पहले इसमें वर्णन था कि जो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनका शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधित प्रावधान किए गए थे। अब इसे हटाकर कहां रखा गया, तो अब इसे हटाकर अनुच्छेद 21 के क में रखा गया है। इसका मतलब क्या है, उनके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, शायद 14 वर्ष होगा, 14 वर्ष। ठीक है, तो इसका प्रावधान कहां किया गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के क में किया गया है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें अनुच्छेद 330, इसमें किस चीज का वर्णन है, तो जो लोकसभा है, लोकसभा में एससी और एसटी कि लोकसभा में एससी और एसटी के लिए कितनी कितनी सीटें आरक्षित रहेंगी। अगर हम बात करें कि लोकसभा में एससी के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, तो 84 सीटें आरक्षित है। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि लोकसभा में एसटी के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, तो 47 सीटें आरक्षित है। यहां से भी पेपर में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, प्रश्न पूछा जा सकता है कि एसटी के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित है, 47, और एसटी के लिए कितनी, 84। और इस चीज का वर्णन कहां किया गया है, तो अनुच्छेद 330 में किया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। और अगर हम बात करते हैं अब अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 368 में किस चीज का वर्णन है, तो अगर हम संविधान में किसी भी प्रकार का संशोधन करते हैं तो संविधान संशोधन का वर्णन अनुच्छेद 368 में किया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आशा करता हूं कि आपको क्लास को पढ़ने में मजा आ रहा होगा। अब हम प्रश्न नंबर 100 को समझने वाले हैं, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 100 है कि निम्न में से भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद द्वारा पारित विषय को पुनर्विचार हेतु भेजने की शक्ति प्रदान की गई है या की जाती है? तो अगर हम बात करें इस प्रश्न का सही उत्तर, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी है। अब हम प्रश्न नंबर 101 को समझने वाले हैं, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 101 है कि भारत के वित्त आयोग का प्राथमिक कार्य, हमारे पास पहला ऑप्शन दिया गया है कि केंद्र और राज्य के मध्य राजस्व का वितरण, और बी है कि राष्ट्रपति को वित्तीय मामलों में परामर्श देना, और सी है कि वार्षिक बजट तैयार करना, और डी है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा कि भारत के वित्त आयोग का प्राथमिक कार्य क्या होगा, राष्ट्रपति को वित्तीय मामलों में परामर्श देना होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और आशा करता हूं कि इस प्रश्न का जवाब आपको आ जाता होगा। अब हम प्रश्न नंबर 102 को समझने वाले हैं, आइए समझते हैं। प्रश्न है कि एक शिक्षिका छात्रों को एक
तालिका बनाने का सुझाव देती है, जिसमें एक छात्र द्वारा एक सप्ताह में उपयोग की गई पानी की बाल्टियों की संख्या दर्ज हो। इस गतिविधि के बाद वो जल उपयोग और संरक्षण, तो जो शिक्षिका है, शिक्षिका क्या है, जल उपयोग और संरक्षण के बारे में क्या कर रही है, चर्चा शुरू करती है। और आगे पूछा जा रहा है कि शिक्षिका कक्षा में सीखने की किस पद्धति को प्रोत्साहित करना चाह रही है। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन दिया गया है कि निगमनात्मक विधि, और अगला है कि केस स्टडी, और अगला है समस्या समाधान विधि, और डी है पूछताछ विधि। तो अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो कौन सा सही उत्तर हो जाएगा, केस स्टडी, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न नंबर 103 को अब हम अच्छे से समझने वाले हैं। प्रश्न नंबर 103 है कि लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए आधारित, ठीक है, नहीं, अधिकतम कितनी सीटें या कितने स्थान सुरक्षित रखे गए हैं। हमारे पास ऑप्शन दिया गया है 15, 25, 30, 20। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा कि जो केंद्र शासित प्रदेश है उनके लिए कितनी सीटें आरक्षित या सुरक्षित रखी गई है, तो 20 सीटें। अगर हम बात करें कि केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो भारत में 28 राज्य हैं और 8 क्या है, केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब अगर हम बात करें कि 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, चंडीगढ़, ये 4 हो जाएंगे। और 5वां कौन सा हो जाएगा, दमन और दीप, दादर नगर हवेली। और 6वां कौन सा हो जाएगा, तो मालदीव हो जाएगा। और 7वां कौन सा हो जाएगा, 7वां पुदुचेरी या पांडिचेरी हो जाएगा। और 8वां कौन सा हो जाएगा, 8वां अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। ठीक है, ये भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें लोकसभा में आरक्षित रखी गई हैं, तो 20 सीटें आरक्षित रखी गई है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 104। आइए समझते हैं कि प्रश्न नंबर 104 में क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 104 है कि कानून का समान संरक्षण, किसकी बात हुई है, कानून के समान संरक्षण की बात हो रही है, का आशय है। पहला ऑप्शन हमारे पास दिया गया है कि सभी कानून सामान्य प्रकृति के हों। सभी कानून सामान्य प्रकृति के नहीं हो सकते हैं, ठीक है। और अगला है कि सभी कानून को एक समान लागू करना, और सभी कानून एक समान लागू भी नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं, मान लो कि हमने सारे के सारे कानून क्या कर दिए, एक समान लागू कर दिए, लेकिन किसी को क्या दिया जाता है, आरक्षण दे दिया जाता है, तो उन पर वो फिर लागू नहीं होंगे, ठीक है। और अगला दिया गया है कि समान परिस्थितियों में, अगर समान परिस्थितियां हैं, समान परिस्थितियों में सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार, तो ये सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और अगला था उपयुक्त सभी, तो ये ना होकर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न रहने वाला है, ये आज के लिए क्या रहने वाला है, अंतिम प्रश्न रहने वाला है। और अंतिम प्रश्न को करने से पहले साथियों, अगर आप हमारे सारथी कोचिंग सेंटर में पहली बार हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक करें और एक कमेंट जरूर करें कि आपको हमारी ये क्लास कैसी लगी। और साथ में अगर आप हमारे बैच से जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया होगा, उस लिंक को आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप सीधा हमारे ऐप या एप्लीकेशन पर चले जाएंगे, ठीक है। और साथ में एक कमेंट YouTube पर भी जरूर लिखें कि आपको ये हमारी क्लास कैसी लगी, ठीक है। और साथ में एक काम और भी करना है, इस क्लास को आपको अपने सभी साथियों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। आइए समझते हैं आज के लिए अंतिम प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सबसे पहले तो अगर हम बात करें कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन होता है वो कब से कब होता है, तो वो 28 दिसंबर से कब तक, 30 दिसंबर तक चलता है। और अगर हम बात करें कि ये कहाँ होता है, तो ये बंबई में होता है, बंबई कह लो या मुंबई कह लो, ठीक है। और अगर हम बात करें कि मुंबई में भी ये कहाँ होता है, तो गोलकदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में होता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी करते हैं, ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी करते हैं, ठीक है। और अब अगर हम बात करें कि इसमें कितने लोगों ने क्या किया, प्रतिनिधित्व किया, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो
सी है 72 लोगों ने इसमें क्या लिया, हिस्सा लिया। ठीक है, तो चलिए साथियों, ये थी आज की क्लास। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इस क्लास को अपने उन सभी साथियों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिनका भी इस बार यूटेट का पेपर हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी इस प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।